क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में बेटा हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सीलोम क्या होता है, स्यूडोसीलोम क्या होता है, ट्रू सीलोम क्या होता है, साइजोसीलोम क्या होता है, एंटेरोसीलोम क्या होता है, इसको समझा हमने, ठीक है ना। हम सिमेट्री के बारे में जानते हैं, हम मेटामेरिज्म के बारे में जानते हैं हम कि क्या होता है मेटामेरिज्म, मेटामियर्स क्या होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, उस पर बात की। टैगमेटाइजेशन के ऊपर भी हमने बात किया। तो अभी बेटा क्या है, आज का लेक्चर भी थोड़ा सा जनरल लेक्चर है। अभी हम किसी फाइलम के अंदर नहीं गए हैं हम बल्कि क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम को समझने के लिए हम किन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमें रटना कब पड़ता है, जब हमको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती तब रटना पड़ता है। आज आपको बता दूं मैं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, दिस विल बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, कि आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा इसमें। जिस टैक्सोनॉमी को आप बोर समझते थे ना, वो अब से बोर नहीं रहेगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो इसलिए फुली अटेंटिव होकर सुनिए, अच्छे के जानने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया की इस पूरी की पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड की लाइब्रेरी में कितनी प्रकार की जीवित पुस्तकें हैं, कितने प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पुस्तक के समान है, बुक के समान है, ठीक है। जानते हैं चलो उसको, ठीक है। चलिए, तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल पाते हैं, और हमने कहा कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर कई सारे फाइलम प्रेजेंट हैं, ठीक है। उन फाइलम्स को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा बेटा कि जब हम मैमेलिया बोलते हैं तो वो फाइलम नहीं, फाइलम है कॉर्डेटा, गलती मत करना, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है चीज के। चलिए, तो फिर पिछली क्लास में हमने जो है वो सीलोम के ऊपर भी बात किया था। मैंने आपसे कहा था बेटा कि सीलोम जो है वो क्या होता है, कि इसके ऊपर भी हमने यहां पर जो है वो बात किया होता कि सीलोम जो है वो क्या होता है, ठीक है। मैं अपना को थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो सीलोम क्या होता है, इस पर हम जो है वो बात कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे बेटा कि जो सीलोम है वो बॉडी कैविटी है, जितने भी ऑर्गन है वो सब उसके अंदर ही प्रेजेंट है। तो ऑर्गन को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर जगह देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए एक बॉडी कैविटी इवॉल्व होती है, इसको हमने सीलोम कहा था। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि ट्रू सीलोम और स्यूडोसीलोम में फर्क क्या होता है। स्यूडोसीलोम जो है वो पूरी तरफ चारों अंदर और बाहर दोनों तरफ से मेसोडर्म से नहीं घिरी होती है। बाहर एक्टोडर्म होता है, अंदर एंडोडर्म होता है। मेसोडर्म जो होती है वो पॉकेट्स के रूप में पाई जाती है, छोटे छोटे जो है वो पैकेट्स के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। किसमें? स्यूडोसीलोम में। कहां देखने मिलता है? निमेटा हेलमिंथस में देखने मिलता है। और ट्रू सीलोम में क्या होता है कि सीलोम जो है बॉडी कैविटी का विकास जो है मेसोडर्म के अंदर होता है, तो बाहर भी मेसोडर्म होगी और अंदर भी मेसोडर्म होगी। क्लियर? ठीक है। तो यदि हम एनिमल बॉडी में सीलोम को देखें कि सीलोम हमारी बॉडी में कैसा है, तो आप देखिए कि हमने एनिमल का जो है वो हमने ह्यूमन विंग्स का हमने क्रॉस सेक्शन काटा है। तो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है एपिडर्मिस दिखाई पड़ रहा है, गट कैविटी दिखाई पड़ रही है आपको, और बाकायदा आपको बॉडी ने जो सीलोम है वो सीलोम कहां है बेटा, कि जो सीलोम वाला हिस्सा है जो बॉडी कैविटी वो कहां है, आप इसमें देखिए, आप ये ऑर्गन है, ये है बॉडी कैविटी, दिस इज दी बॉडी कैविटी दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पूरा क्या, ये है बॉडी कैविटी, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये सीलोम तो हमारी बॉडी में भी होता है बेटा इसके। क्लियर? अब ये पेरिटोनियम वगैरह क्या होता है, इस पर भी हम आगे बात करते हैं बेटा के। तो अभी सीलोम, तो इसका मतलब ये कि ट्रू सीलोम वाले जीव, सीलोमेट जीव में क्या होता है बेटा, सीलोम। बार बार बता रहा हूं सीलोम को, मैं पिछले लेक्चर नंबर 2 में बात कर चुका, लेक्चर नंबर 3 में भी आपको रिकॉल करा रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए। आपके भूलने से मुझे, वो कौन सा डायलॉग था दबंग मूवी का, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, ठीक है। मैं ये बोलता हूं मैं आपसे कि मुझे आपके भूलने से डर लगता है कि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो सीलोम जो है, ठीक है, मैं आई एम नॉट रज्जो, ठीक है, तो आई एम योर टीचर, तो मेरी बात सुनिए, कमांडर हूं आपका मैं। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि आप जो है याद रखना, ये सीलोम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सीलोम जो है वो, उसमें आप देख रहे हैं कि ये देखो आप, ये कहां है सीलोम, इसमें ये सीलोम दिखाई पड़ रहा है, अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है, उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग है। मतलब ट्रू सीलोम में आपको मेसोडर्म की लाइनिंग जो है वो देखने मिलेगा यहां पे। क्या फिर ये तीनों इमेजेस हमको याद रखने हैं बेटा, ठीक है ना। पहला वाला इमेज ट्रू सीलोम का, सीलोमेट का, दूसरा वाला स्यूडोसीलोम है। स्यूडोसीलोम में आप देख रहे हैं
कि बाहर एक्टोडर्म में, अंदर एंडोडर्म में मेसोडर्म पॉकेट्स के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पे, और फिर आप एसीलोमेट एनिमल को देख रहे हैं आपके। फिर मैंने साइजोसीलोम के बारे में बताया था आपको कि ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है साइजोसीलोम, और मैंने ये भी कहा था आपसे कि एंटेरोसीलोम कैसे बनती है, जो प्रिमिटिव गट या आर्केंट्रॉन होती है उससे मेसोडर्म सेल बाहर निकलती है और सीलोम को बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसीलोम कहते हैं। ठीक है, हायर इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा के। A coelom is a cavity lined by an epithelium derived from mesoderm। अब देखो बेटा, बॉडी कैविटी की अपनी लाइनिंग भी होती है, और ये टर्मिनोलॉजी बार बार हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर इन टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत करना कि सर पेरिटोनियम क्या होता है, मेसोथीलियम क्या होता है, ये अभी समझ लो आप अच्छे से के। सीलोम बॉडी कैविटी है जो मेसोडर्म से घिरी होती है, तो मेसोडर्म वहां पर एक इपिथेलियम, एक प्रोटेक्टिव लेयर, यानी इपिथेलियम क्या होता है बेटा, इपिथेलियम मतलब ऊपर, इपी मतलब ऊपर के, इट इज ए बेसिकली ए प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक सुरक्षात्मक परत होती है ना। ठीक है, तो जो बॉडी कैविटी सीलोम है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है इपिथेलियम जो होती है मेसोडर्म से बनती है, और इन वर्टिब्रेट्स में इसको मेसोथीलियम बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स में इसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो वास्तव में पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम इज इन इपिथेलियम जो बॉडी कैविटी को कवर करती है, जो बॉडी कैविटी को घेरती है। तो पेरिटोनियम क्या होता है बेटा, ये बॉडी कैविटी को घेरने वाली इपिथेलियम होती है, याद रखिएगा। Organs formed inside a coelom can freely move, grow and develop independently of the body wall while fluid cushions and protect them from shock के। देखिए सीलोम के अंदर जो है वो कई बार सीलोम के अंदर जो है वो एक द्रव भरा होता है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्गन्स को शॉक से, झटकों से बचाता है, और सीलोम के अंदर जो ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं, बॉडी वॉल पर उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, सीलोम में जगह होती है वहां पे ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं। A coelom is a hollow fluid-filled cavity found in many living things where it acts as a protective cushion for their internal organ के। तो ये सीलोम जो होती है वो होलो हो सकती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो सकती है जो ऑर्गन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। के कुछ एनिमल से वर्म्स की बात करें हम तो सीलोम उनमें एक प्रकार से स्केलेटल के समान काम करती है, और बेसिकली इट इज एन हाइड्रोस्केलेटल। पिछली क्लास में भी बात की थी हमने कि इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा और वो फ्लूइड इसको जो है एक मजबूती प्रदान करेगा, इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में मजबूती भी प्रदान करेगा, इसे हाइड्रोस्केलेटल कहते हैं। ठीक है ना, पिछली बार पानी से भरे गुब्बारे का हमने एग्जांपल दिया था आपको, है ना। The coelom also allow the internal organ to move and grow independently of the outer layer of the body wall। ये तो देख चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, है ना, आप सीलोम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ए सीलोमेट एनिमल में पहला आप देखिए आपको फ्लैट वर्म दिखाई पड़ रहा है, प्लेटीहेलमिन्थस दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट वर्म, प्लेटीहेलमिन्थस में सीलोम नहीं होती है। राउंड वर्म याद रखना बेटा, क्योंकि एग्जाम में पूरी फाइलम नहीं देते वो आपको, कि वो पूरा फाइलम नहीं देंगे आपको वो एनिमल का नाम देंगे। राउंड वर्म जो होता है वो किसका, क्या फाइलम क्या उसका, निमेटाहेलमिन्थस के, उसमें आपको स्यूडोसीलोम देखने मिलेगा। तो आप देख रहे हैं स्यूडोसीलोम देखने मिल रहा है आपको के। और फिर ट्रू सीलोमेट क्या होते हैं, मोलास्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इन सब में क्या होता है, ट्रू सीलोम हमको देखने मिलता है, वास्तविक सीलोम हमको देखने मिलता है। ठीक है, चलिए सीलोम के फंक्शन हम पिछली क्लास में भी देख चुके थे कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल होता है बेटा। ठीक है, ये मटेरियल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के बीच में के, इसमें जो सीलोमिक फ्लूइड भरा होगा वो भी इसमें हेल्प करेगा इसमें के। और कई बार जो है वो सीलोम के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी रिलीज करते हैं कुछ एनिमल में हम के। तो सीलोम मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करती है, और ये फंक्शन अलग अलग फाइलम आगे बढ़ेंगे तो हम इन फंक्शंस को हम समझते हुए चलेंगे हमके। फिर पिछली क्लास में हमने मेटामेरिज्म के ऊपर बात किया था। मैंने आपको कहा था कि सिमिलर टाइप ऑफ सेगमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली वो बार बार रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ट्रू मेटामेरिज्म को एनिलिडा में देखने मिला है पढ़ के। याद रखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि एक थ्योरी है इंसेक्ट्स के इवोल्यूशन की, यानी कीटों के विकास की एक थ्योरी है। उसमें कहा जाता है कि शुरुआत में मेटामेरिज्म हुआ और उसके बाद में मेटामेरिज्म इवॉल्व करके टेगमेटाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। पिछली क्लास में हमने टेगमेटा के बारे में बात किया था, टेगमेटाइजेशन के बारे में बात किया था। मैंने कहा था आपसे कि फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी पार्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। याद है आपको? टेगमेटा कहा था, एक हिस्से को हमने के। तो कहते हैं ऐसा कि सबसे पहले वर्म के समान, कृमि के समान पूर्वज बने होंगे। सुनिए कहानी के, बिल्कुल भूल जाइए कि अभी हम एनसीईआरटी 100% कवर कर रहा हूं, लेकिन आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स में, डॉट्स कनेक्ट करके आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं यहां पे कि हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी जमाने में जो है कृमि के समान पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहले
ट्रू सेगमेंटेशन डेवलप हुआ, उनमें क्या बना, उनमें जो है वो इन्वॉल्व लाइक एंसेस्टर्स में क्या बना, इनमें जो है वो ट्रू सेगमेंटेशन मेटाबॉलिज्म का विकास हुआ, इनमें के बॉडी में सिमिलर टाइप ऑफ पार्ट को रिपीटेटिव प्रकार से दोहराया गया, तो ये बना क्या बना, मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद इन फ्यूचर समझ में आया कि सिमिलर टाइप के पार्ट को दोहराने से अब इसका फायदा क्या था, फायदा ये था कि इंजुरी का इफेक्ट कम था, हर बॉडी पार्ट अपना इंडिपेंडेंट काम कर पा रहा था, बेहतर काम कर पा रहा था उठ के। तो अब लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो है वो इसको थोड़ा और एडवांस यदि किया जाए तो इफिशिएंसी और अधिक बढ़ जाती है। तो इसके बाद फिर फाइनली टैगमेटोसिस का विकास हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि वर्म से इंसेक्ट का विकास हुआ, वर्म के बाद में इंसेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या कि सेगमेंट्स मॉडिफाइड हो गए, वो ग्रुप हो गए ने। देखिए सबसे पहले तो कोई सेगमेंट्स नहीं बने थे इनिशियल, है ना, बाहर से सेगमेंट दिखाई पड़ते। याद रखिएगा कई सारे वर्म में आपको जो है वो जैसे हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थस स्यूडो मेटाबॉलिज्म को शो करता है। ऊपर से खंड दिखाई पड़ते हैं पर अंदर खंड नहीं होते उसमें। प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैट वर्म में आपको स्यूडो मेटाबॉलिज्म देखने मिलता है और फॉल्स सेगमेंटेशन देखने मिलता है। ऊपर से खंड दिखाई पड़ते हैं पर अंदर नहीं होते उसमें के। तो अब क्या देखा कि पहले वर्म में अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन बना, उसके बाद क्या हुआ कि सेगमेंट्स ने अपने आप को मॉडिफाइड किया और ग्रुप बना लिया उन्होंने, और अलग अलग ग्रुप अलग अलग काम करने लगा। इसको बोला हमने टैगमेटोसिस कहा, हमने टैगमेटाइजेशन कहा हमने। तो टैगमेटोसिस या टैगमेटाइजेशन इज एन इवॉल्व फीचर, ये एक अधिक जैव विकास में अधिक प्रेफर्ड फीचर में आता है। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में भी टैगमेटाइजेशन देखने मिलता है, हेड है, थॉरेक्स है और एब्डोमेन है, आप देख रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए अभी कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। वो पूछता है आपसे कि ह्यूमन बॉडी में आपको मेटाबॉलिज्म कहां देखने मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि आपको रिब्स में देखने मिलेगा, दोहराए गए रिब्स, सिमिलर टाइप ऑफ रिब्स जो है दोहराए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन डीपीएस में दे दूंगा ताकि आपको पता रहे, और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले ही होंगे बेटा के। मैं आपको रैंडम क्वेश्चन नहीं दूंगा, एग्जाम वाले क्वेश्चन ही दूंगा, जिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि कुछ आंसर को जानने के लिए आपको थ्योरी को थोड़ा टिल्ट कर देता है वहां पे उठ के। तो कई बार क्वेश्चन के आधार पर भी हमको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। फिर पिछली क्लास में हमने बात किया था नोटोकॉर्ड के ऊपर बात किया था, आज थोड़ा रिकॉल करके फिर आगे बढ़ेंगे हमके नोटोकॉर्ड के ऊपर। नोटोकॉर्ड की लोकेशन भी ध्यान रखिएगा बेटा। और कॉर्डेटा के चार है, कॉर्डेटा के मैंने आपसे कहा 4 बेसिक फीचर होते हैं। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं यहाँ पे, और मैंने आपसे कहा था कि पोस्ट एनल टेल होती है। ये जो है हमारे 4 फीचर कॉर्डेटा में देखने मिलते हैं, और नोटोकॉर्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर के। अब नोटोकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं यहाँ पे हमके, पिछली बार नोट किया है हमने कि थोड़ा सा हम उसको और जो है वो आगे बढ़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं उसमें हमके। ए नोटोकॉर्ड इज ए प्रिमिटिव बिगिनिंग ऑफ टू द बैकबोन के, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम एनसीईआरटी से बाहर बात करेंगे आज इसमें हमके। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक नोटोकॉर्ड जो होता है वो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जो बनती है, जो वर्टिकल कॉलम बनता है, उसके बनने की वो शुरुआत है, प्रिमिटिव बिगिनिंग है वो। इट हैपेंस इन एम्ब्रियोज एज ए स्मॉल फ्लेक्सिबल रॉड मेड अप ऑफ सेल फ्रॉम दी मिजोरम के, याद रखिएगा। ओरिजिन इसका मैंने बताया था मिजोरम से होता है, which is one of the 3 layer of the cells of embryo के। नोटोकॉर्ड आर ओनली फाउंड इन फाइलम कॉर्टा, केवल फाइलम कॉर्टा में नोटोकॉर्ड देखने मिलती है। ठीक है, एक एनिमल का ग्रुप है, इसमें ह्यूमन भी आते हैं। इनफैक्ट इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ पर्टिकुलर फाइलम। मैंने कहा ना कि कॉर्टा का डिफाइनिंग फीचर 4 होते हैं, पोस्ट एनल टेल, डॉर्सल होलो नर्व रूट के और नर्व कॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, और आपके नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, और तीसरा चौथा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये सब कॉर्टा के फीचर होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, ठीक है ना, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना, और नोटोकॉर्ड का मिलना, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉर्डेटा की। ठीक है, नोटोकॉर्ड एंड फर्दर मोर बैकबोन आर व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग क्रिएचर के। ठीक, तो हमने क्या कहा, एक नोटोकॉर्ड जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो हेड से टेल तक होती है, हेड टू टेल होती है बेटा। और ये कहां पाई जाती है, ये नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में। ये एक एमसीक्यू है एग्जाम का, सीधा एग्जाम का एमसीक्यू, इसको मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके। तो नोटोकॉर्ड बेटा कहां से कहां होती है, हेड टू टेल होती है, और डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल नोटोकॉर्ड। अब देखो मैं आपसे पूछूं इसमें, ये आपके दिमाग, वो जो इमेज दिखाया था मैंने, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर ये है नोटोकॉर्ड के, ये नोटोकॉर्ड है के, ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है, हमने कहा ये नोटोकॉर्ड है आपका, है ना। इसके ऊपर ये आपका डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हो गया आपका, एक क्या नर्व कॉर्ड हो गए, और नीचे इसके ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया नीचे। ठीक है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका डाइजेस्टिव ट्यूब हो गया आपका। ये
नर्व कॉर्ड हो गया। तो नोटोकॉर्ड से डॉर्सल पोजीशन पर नर्व कॉर्ड होती है। आप देखो बेटा यहां पे भी क्वेश्चन बनता है, नोटोकॉर्ड से ऊपर जाओगे डॉर्सल पोजीशन पर नर्व कॉर्ड है, इसके वेंट्रल पोजीशन पे क्या है वो डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो याद रखना है इसको, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है, ठीक है ना। स्टिफ टिश्यू से बनी होती है, रॉड लाइक होती है और स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ठीक, इन सर्टेन कॉर्डेटा लाइक द लैम्प्रे एंड स्टूडियन द नोटोकॉर्ड रिमेन्स देयर फॉर लाइफ के। अब ये हम पढ़ेंगे बेटा आगे कि किस तरह के होते हैं, प्रोटोकॉर्टा क्या होते हैं, यूरोकॉर्टा क्या होते हैं। तो लैम्प्रे और स्टूडियन में जो है नोटोकॉर्ड पूरी जीवन भर उनमें हम पाई जाती है, उनमें वो वर्टिबल कॉलम में इवॉल्व नहीं करती है वो, ठीक है ना। जैसे अब वर्टिब्रेट्स की बात करें हम, जैसे ह्यूमंस होते हैं, इनमें एक कॉम्प्लेक्स बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बैकबोन पाई जाती है, जहां पर कि जिसमें कि नोटोकॉर्ड अपने आप को इवॉल्व करता है बैकबोन के रूप में। तो कुछ रिमेन्स वहां पर हमको नोटोकॉर्ड के देखने मिलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। एज अवर बैकबोन फुली फॉर्म, जब हमारा बैकबोन पूरा बन चुका होता है, द डिस्क ऑफ अवर बैक इज वेयर द पीसेस ऑफ नोटोकॉर्ड आर फाउंड के, तब हमारा जो है जिलेटिनस, जो हमारा जब वर्टिकल कॉलम पूरा बन चुका होता है तो उसमें जो डिस्क होती है, उस डिस्क में जिलेटिन टाइप का मेटल देखने मिलता है, सॉफ्ट मेटल देखने मिलता है, जो नोटोकॉर्ड के रिमेन्स को बतलाता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म किस में आती है, वो हमारे बॉडी में बैकबोन में वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से ना, इमेज को आप देख रहे हैं, आपको जो है वो दिखाई पड़ रहा है, आपको जो है वो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ रही है। नोटोकॉर्ड पे फोकस कीजिए, नोटोकॉर्ड देखिए, नोटोकॉर्ड कहां है बेटा, ये है नोटोकॉर्ड आपका, है ना, दिस इज दी नोटोकॉर्ड, ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, इसको मैं रेड से मार्क करता हूं, ये सीधी नोट, ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। ऊपर इसके नर्व कॉर्ड, नीचे इसका क्या है वो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जिनमें वर्टिबल कॉलम बन जाता है, बैकबोन बनता है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिनमें नहीं बनता उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल में बैकबोन नहीं होती है बेटा इनमें के, जबकि वर्टिब्रेट में क्या होता है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हमको देखने मिलती है, क्लियर। अब इसका क्या डिटेल में हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब उस पर हम बात करेंगे कि अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, जिसको हमें जो है वो जानना है, समझना है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन के। क्या मैंने आपको बताया था कि पहली बार तंत्रिका तंत्र का या नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन पहली बार कहां हुआ, वो हुआ सिलेंट्रेटा में हुआ, जिसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है हाइड्रा, वहां हुआ। मैंने आपसे कहा था कि यदि हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो मैंने कहा था कि पोरीफेरा आर द क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के गुच्छे के समान है वो कोशिकाओं के गुच्छे के समान, पोरीफेरा क्लस्टर ऑफ सेल्स के समान है वो के। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो पोरीफेरा क्लस्टर ऑफ सेल्स के समान है, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी समझ गए कि सिलेंट्रेटा में टिश्यू बनता है। जब सेल्स का ग्रुप बना, टिश्यू बना, तो टिश्यू को काम करना पड़ा, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हुई, वहां पर समन्वय की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई सिस्टमेटिक तरीके से काम हो, तो वहां पर नर्व सेल का उदय हुआ। शुरुआत में कोई ब्रेन नहीं था, यानी सिलेंट्रेटा में कोई ब्रेन नहीं होता है, कोई हेड नहीं होता है, उसमें सारी नर्व इंडिपेंडेंट काम कर रही होती है, रिफ्लेक्स एक्शन पे इंडिपेंडेंट काम चल रहा होता है। कोई भी मतलब यदि हाइड्रा कुछ डिसाइड करता है कि मुझे ऐसा करना है, वो डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कमांडिंग सेंटर नहीं है उसके ब्रेन में। समझिए बात, उसके नर्व सेल तो बन गई है, परंतु कोई कमांडिंग सेंटर नहीं है, कोई हेड ऑफ द ऑफिस नहीं है व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड नहीं है कि क्या करना है बताने वाला कोई नहीं है। हर नर्व अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है, कि डिपेंड करता है कि बाहर से वो क्या सेंस कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है। समझ रहे हैं? हेड का बनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी। अब पहले क्या था, पहले जो इतने एनिमल थे उनमें सबसे पहले मैंने कहा आपको कि जो पोरीफेरा थे वो एसिमेट्रिकल थे, ठीक है। पोरीफेरा के बाद क्या हुआ बेटा, पोरीफेरा के बाद हमने देखा कि पोरीफेरा के बाद क्या बना, पोरीफेरा के बाद जो है वो आपका सिलेंट्रेटा बना, जिनमें रेडियल सिमेट्री थी। टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री में जो है वो सिफलाइजेशन नहीं होता है, नर्व एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं होती वहां पे। तो जिन जीवों में रेडियल सिमेट्री है उनमें ब्रेन नहीं है, वहां ब्रेन नहीं है। तो बाइलेटरल सिमेट्री का बड़ा गहरा संबंध है हेड के फॉर्मेशन है। बाइलेटरल सिमेट्री को क्यों प्रमोट किया गया, ताकि नर्वस सिस्टम को एक जगह पर इकट्ठा कर सके, नर्व का एक हेड सेंटर जो है वो बन सके, जहां से पूरे सिस्टम को हम इंस्ट्रक्शन दे सकें। तो हेड का फॉर्मेशन इवोल्यूशन की एक बड़ी घटना थी। इसको बोलते हैं हम सिफलाइजेशन बोलते हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम जो है वो सिफलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। देखिए, यदि आदमी के हेड ना हो, अनसिफलाइज कंडीशन, मतलब हेड नहीं है। हेड नहीं है मतलब हेड में क्या था, हेड में क्या है, हमारे हेड में ब्रेन है,
हमारे हेड में क्या है, ब्रेन है, पूरे नर्वस सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है वहां पे, ठीक है, उसी से इंस्ट्रक्शन जा रहा होता है। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कि करना कैसे, मुझे अपने हाथ मूव करने हैं, तो ये ब्रेन और डिसाइड कर रहा है, ठीक है, उसके चलते ये हम अपने हैंड्स को मूव कर पा रहे हैं। दिस इज सिफिलाइज कंडीशन। यहां पर हेड प्रेजेंट है, ब्रेन, मतलब यहां पर नर्वस सिस्टम का सेंटर प्रेजेंट है यहां पे हेड में, ठीक है। देखिए, एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री हैव ए डेफिनेट हेड, के जिन एनिमल में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, उनमें आपको एक डेफिनेट हेड देखने मिलता है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. बाइलेटरल सिमेट्री की शुरुआत कहां से होती है? छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस से होती है। तो पहली बार सिफिलाइजेशन कहां देखने मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थस में देखने मिलेगा, फ्लेड वर्म के अंदर देखने मिलेगा। के तो मैंने क्या कहा आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन? के सिफिलाइजेशन इज द concentration of sense organ and nerve cells in the anterior and front end of the body। के जो हेड होता है उसको हमेशा बॉडी का फ्रंट एंड मानते हैं हम, हेड को हमेशा बॉडी का फ्रंट एंड मानते हैं हम, के ठीक है। तो हमने क्या कहा आपसे, जिन एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनमें हमको एक डेफिनेट हेड जो है उनमें हमको एक डेफिनेट हेड जो है वो देखने मिलता है बेटा, कि उनमें एक डेफिनेट हेड, निश्चित हमको हेड देखने मिलता है, जहां पर सेंस ऑर्गन और नर्व सेल इकट्ठी होती है एक साथ, ठीक है। अब फायदा क्या है इसका? एनिमल विथ दिस ट्रेट टेंड टू रिस्पॉन्ड टू मोर कॉम्प्लेक्स वे टू देयर एनवायरनमेंट। के जिन एनिमल्स में हेड होता है, ब्रेन होता है, जिनमें न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं सिफेलिक पोर्शन में, हेड वाले पोर्शन में, वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से सेंस कर पाते हैं और अच्छे से उसके प्रति वो रिएक्ट कर पाते हैं। आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर आपको आई दिखाई पड़ रहा है, आपको ब्रेन दिखाई पड़ रहा है, आपको सेंसरी लोब दिखाई पड़ रहा है आपको, तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर प्रकार से सेंस कर पाते हैं, और बेहतर प्रकार से सेंस कर पाते हैं तो बेहतर प्रकार से वो इंटरेक्ट कर पाते हैं कि क्या करना है, जान को बचा पाते हैं, भोजन को ले पाते हैं, फूड को ले पाते हैं उठ के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक है। सिफिलाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन एंड नर्व सेल एट द एंटीरियर एंड, ठीक है, अगले सिरे पर। यही एंटीरियर एंड क्या कहता है? इसी एंटीरियर एंड को क्या बोलते हैं? इसको हम हेड कहते हैं। इसको हम के एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर के समान काम करता है के, और स्टिमुलस को रिसीव करके तेजी से रिस्पॉन्ड करने के लिए क्षमता प्रोवाइड करता है, और इवोल्यूशन में इसको फेवर किया गया। 1, 2, 3 एंड 4 के 4 पॉइंट देखे हमने आपसे। सिफिलाइजेशन में जो है जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं और नर्व सेल होते हैं वो इंटर एंड पे इकट्ठे आते हैं, इसे हम हेड कहते हैं। ये कंट्रोल सेंटर के समान काम करता है। ये स्टिमुलस का के लिए हम बात करें तो स्टिमुलाई को, स्टिमुलस क्या होता है बेटा? कि चेंज इन दी एनीथिंग जिसको एक बॉडी परसेप्ट करती है वो स्टिमुलस, स्टिमुलस केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकते हैं। तो स्टिमुलस मतलब जो इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं वो स्टिमुलस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बात कर रहे हैं हमने आपसे कहा, ये स्टिमुलस को पहचान सकता है, उसके लिए जो है वो उस पर रिएक्ट कर सकता है। और इवोल्यूशन में व्हाई इट इज फेवर इवोल्यूशन? क्योंकि आप जो भी चीज को आप सेंस करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा, उससे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा। कि एक अब पता ही नहीं चला, मान लो टेम्परेचर का पता ही नहीं चला तो जीव मर गया उसमें, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा तो भाग जाएगा वहां से, मूव कर जाएगा कहीं और। तो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना जो होता है ना, वो जीव के जीने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इवोल्यूशन में इसको प्रेफर किया गया, ठीक है बेटा। थोड़ा नोट करते हैं। सिफिलाइजेशन इज एन इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ये एक जैव विकासी घटना है इन विच ओवर मेनी जनरेशन द माउथ, sense organ and nerve ganglia become concentrated at the front end of an animal producing a head region। के सिफिलाइजेशन एक जैव विकासी घटना है जिसमें कि कई पीढ़ियों के दौरान जंतुओं में मुख, सेंस ऑर्गन, नर्व गैंग्लियन अगले सिरे पर इकट्ठे होते हैं और वे हेड का या सिर का निर्माण करते हैं।
दिस इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट एंड बायलेटरल सिमेट्री, इसका संबंध मूवमेंट से भी है, बायलेटरल सिमेट्री से भी है। ऐसे एनिमल जिनमें प्रॉपर हेड होता है उनमें बायलेटरल सिमेट्री देखने मिलती है आपको, और वो मूवमेंट भी कर सकते हैं, उनके सेंस ऑर्गन मोर इवॉल्व होते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट को बेहतर प्रकार से सेंस कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। सिफिलो मतलब होता है बेटा हेड, सिफिलो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, हेड होता है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि ये जो हेड होता है वो कई सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, देखने के काम आता है, सुनने के काम आता है। आप देखिए ना, हमारे मोस्ट ऑफ दी, जैसे हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हम आईज यूज कर रहे हैं, अगेन दिस इज द हेड पोर्शन, आई, ईयर, टंग, अरे सब तो हेड में के सब तो। और डिसीजन जो हम अपने हाथ पर मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं जो, वो डिसीजन भी कहां से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो हेड के अंदर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे नर्व गैंग्लियंस वहां पर होते हैं, ब्रेन वहां पर इवॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर। तो बेनिफिट क्या हो गया बेटा सिफिलाइजेशन के, मैंने आपको कहा कि द एंटर एंड ऑफ एनिमल बिकम मोस्ट लाइकली टू फर्स्ट एनकाउंटर द फूड, भोजन मिलता उससे एनकाउंटर करता है, शिकारी से लड़ते हैं, काम आता है, प्रीडेटर अटके रहने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फील करने में ये रोल प्ले करता है। पहले एनिमल जिनमें हमको सिफिलाइजेशन देखने मिला वो क्या थे बेटा, वो फ्लैटवर्म थे, प्लेटीहेल्मिंथस थे, याद रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का। ठीक है ना, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है ना। आप में से कई लोग अभी सोच सकते हैं कि सर ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, इतना आप बता रहे हैं हमको। बेटा नहीं लिखा है, मालूम है मुझे, नहीं लिखा है, पर ये बेसिक फंडामेंटल है टैक्सोनॉमी का, नहीं पढ़ेंगे तो आगे समझ में ही नहीं आएंगी बातें हमको। ठीक है ना, तो हमको कई बार, और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके कि सर क्यों, अरे भाई मैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, आपको तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कोई भी 1% सोचने की जरूरत नहीं है, लीव माय चैनल, गो समवेयर एल्स, वहां जाके पढ़िए, के लीव माय क्लासेस के वहां जाके पढ़िए जहां आपको बढ़िया मजा आ रहा पढ़ने में। ठीक है ना, ये यहां पे टॉपर्स पढ़ते हैं, यहां पे पढ़ते हैं फोड़ देने वाले बच्चे, कमांडोज पढ़ते हैं यहां पे। क्या आम लोगों के लिए जगह निषेध है, ठीक है ना, नॉर्मल पीपल्स आर नॉट अलाउड, ओनली कमांडोज जिनमें दम खाम है, जिनमें वो यहां पर अलाउड है। इट्स अ कमांडो ट्रेनिंग। चलिए, सिफिलाइजेशन गैंग्लिया, अब आप बोलोगे सर बार बार बोल रहे हैं आप, गैंग्लिया गैंग्लिया, नर्व गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया होता है क्या ये तो बता दो। अरे भाई गैंग्लिया का मतलब बेटा नर्व सेल्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे ये नर्व सेल है, न्यूरॉन है के साइटोन, न्यूरॉन, एक्सॉन के, तो इनका जैसे मैंने कहा ये इंडिपेंडेंट नर्व सेल, ये साइटोन हो गया और ये एक्सॉन वाला हिस्सा, इमेजिन किया के, तो ये क्या होगा, ऐसे जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये बन गया गैंग्लियन, ये क्या बन गया, ये गैंग्लियन बन गया, ये बन गया गैंग्लियन। ठीक है ना, तो क्या होता है, इट्स अ मास ऑफ नर्व सेल के जो, और ये ही कैसे काम करता है बेटा, ये काम करता है एक प्रकार से कंट्रोलिंग सेंटर के रूप में काम करता है। ठीक है ना, अभी जो है ये पॉइंट छोड़ देते हैं, ये पॉइंट हम छोड़ देते हैं, प्लेटीहेल्मिंथस पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अभी गैंग्लियन क्या होता है, पहली बार गैंग्लियन की बनने की शुरुआत या सिफिलाइजेशन की शुरुआत कहां होती है, प्लेटीहेल्मिंथस में होती है। ठीक है ना, क्लियर। अब इसका मतलब जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री है उनमें हेड नहीं है। अरे भाई रेडियल सिमेट्री होगी तो उसमें सिर कहां से बना लोगे, मैंने आपसे कहा ना बेटा कि जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी उसमें आप हेड कहां से बना लेंगे, उसमें हेड बनाने की पॉसिबल तो गोल है ना। ठीक है, रेडियल सिमेट्री उसमें हेड नहीं था, रेडियल सिमेट्री में हेड कब होगा, जो लंबा होगा एक प्लेन में होगा, जो बायलेटरल सिमेट्री में आपको हेड देखने मिलेगा। तो ऐसे जीव जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, आपका निडेरिया हो गया, आपका इकाइडर्मेटा हो गया, लेकिन फ्लैटवर्म में जो आपका प्लेटीहेल्मिंथस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, इनमें आपको बाकायदा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको देखने मिलता है। और एक बड़ा अच्छा सा फ्लो चार्ट यहां पर दे रखा है, जिसको आप देखें यहां से कि प्रोटिस्टा से विकास हुआ। ठीक है, प्रोटिस्टा से विकास हुआ धीमे धीमे, तो पोरीफेरा बने होंगे, फिर रेडियल सिमेट्री बनी तो निडेरिया बन गया, बायलेटरल सिमेट्री बने मतलब सिफिलाइजेशन यहां पर हुआ, प्लेटीहेल्मिंथस बन गए। प्लेटीहेल्मिंथस में जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना विद स्यूडोसिलोम तो निमेटोडा बन गया, जो एक्चुअल सिलोम वाला स्ट्रक्चर बना, देन फिर कॉर्डेटा, इकाइडर्मेटा, मोलास्का। तो एक बार इस फ्लो चार्ट का बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कई सारे क्वेश्चन के उत्तर इससे मिल जाएंगे आपको, एंड ये रिवीजन में बड़ा काम आएगा। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना तो ये वाला फ्लो चार्ट बड़े काम आएगा आपको। तो इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लेना बेटा आप कॉपी में, आप बना लीजिएगा इसको, क्या थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट का 7 मिनट का बना लेना बेटा इसको, है ना। ठीक है ना, फिर मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा, इसको मैं जब तुम आगे बढ़ते जाएंगे ना वहां डिस्कस करते चलेंगे इसको हम। ठीक है ना,
चलिए अब हेड की बात हो गई। अब हेड के बाद और क्या एनिमल में देखें हम बोलते हैं एपेंडेजेस, हमारे हाथ या पैर के। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये भी तो एनिमल में विकास हुआ इसका। कैसे हुआ? पोलीफेरा में तो थे नहीं हाथ पैर, सिलेंडेटा में क्या था? टेंटाकल्स थे उसमें, हाथ पैर के उसमें कुछ उभार थे उसके अंदर के। तो मतलब ये है बेटा कि कई एनिमल्स में जो मेन बॉडी पार्ट है, मेन बॉडी पार्ट से कुछ उभार निकले होते हैं, कुछ एक्सटेंशन निकले होते हैं, वो चाहे आपके हाथ पैर हो, चाहे एंटीनी हो, एंटीना हो। जैसे आप देखिए कि आप यहाँ पे एक जो है वो आपको जो है वो प्रॉन को देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इसमें एंटीना दिखाई पड़ रहा है, माउथ से निकला हुआ एक उभार है, माउथ एपेंडेजेस वर्ड यूज किया हमने। फिर ये माउथ से निकला हुआ वॉकिंग अपेंडेजेस, वॉक करने में इसको हेल्प करता है, वो पे दिखाई पड़ रहा है आपको। के टेल में अपेंडेजेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको, स्विमिंग करने के अपेंडेजेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको। के एंटीना है जो इन्वायरमेंट को बाहरी इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि कई सारे एनिमल्स से कुछ बॉडी के उभार। तो कई बार मैं वर्ड यूज करूंगा, मैं बोलूंगा बॉडी अपेंडेजेस, एपेंडेजेस। तो कंफ्यूज मत करना, एपेंडेज का मतलब है कि एक एनिमल की मेन बॉडी से निकले हुए उभार, चाहे वो ये उभार हो, चाहे वो ये उभार हो, कोई भी उभार के जो मेन बॉडी से, बॉडी पार्ट से बाहर निकले हैं, वो एपेंडेजेस कहलाते हैं। जैसे कि सी एनिमोन में, सिलेंटेटा के सी एनिमल में टेंटाकल्स देखने मिलेंगे आपको, टेंटाकल्स देखने मिलेंगे। के सीटी या पैरापोडिया आपको एनिलिडा में देखने मिलेंगे आपको। के एंटीना और लेग आपको आर्थ्रोपोडा में देखने मिलेंगे। मछलियों में फिन्स देखने मिलेंगे, वर्टिब्रेट में लेग्स और विंग्स देखने मिलेंगे। तो ये सब क्या है? जो पक्षियों के पंख हैं, जो हाथ पैर हैं हमारे, सब ये अपेंडेजेस होते हैं बेटा। तितली में देखते हो बटरफ्लाई में सामने एंटीना निकला होता है करके, तो एक्चुअली में क्या है बेटा? आर्थ्रोपोडा में एंटीना होता है। तो ये सब ये आप याद रखना बस के कि ये चीजें हैं क्या, ये अपेंडेजेस हैं। क्योंकि क्या होता है, यदि हम इनका मतलब नहीं समझते ना तो फिर टेक्सोनॉमी रटनी पड़ती है। इनका मतलब नहीं समझते तो टेक्सोनॉमी रटनी पड़ती है, और रटना मतलब बहुत बुरी चीज है भाई। बायोलॉजी कितना रटोगे यार, इतना बड़ा कोर्स है, कितना इनऑर्गेनिक, कई बच्चे रटना पड़ता। अरे क्यों रटना पड़ता है? मैं तो नहीं रटा कभी, मैं पढ़ता था अपने समय में, मैं बिल्कुल नहीं रटा कोई सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो जॉइंटेड एपेंडेजेस, अब देखो एपेंडेजेस मतलब उभार के। आर्थ्रोपोडा में एपेंडेजेस ज्वाइंटेड होते हैं, ज्वाइंट पाए जाते हैं। पहली बार ज्वाइंट का विकास इन्हीं में होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर के। ज्वाइंटेड एपेंडेजेस होता है, नाम इसलिए इनका आर्थ्रोपोडा पड़ गया पड़ के। ये किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, फीडिंग में, सेंसरी परसेप्शन में एंटीना होते हैं इनके। डिफेंस के लिए पिंसर्स होते हैं इनके। जो बिच्छू का जो डंक होता है उसे पिंसर बोलते हैं हम। स्टिंगर्स होते हैं इनके, जो इंसेक्ट के डंक होते हैं वो होते हैं इसमें के। कॉपुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मतलब ये देखिए आप, अलग अलग एपेंडेज आपको, एनिमल अलग अलग होते हैं, अलग अलग एपेंडेज आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। ठीक है ना? अभी मोटे तौर पे क्या समझे हम क्या समझे बेटा कि टेंटाकल के अपेंडेजेस क्या होते हैं? नोट कर लेते हैं, चलो नोट कर लेते हैं। दे आर द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अपेंडेजेस क्या होते हैं? शरीर के बाहर उभरे हुए हिस्से होते हैं, प्रोजेक्टिंग पार्ट्स होते हैं। दे आर द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि टेंटाकल्स। एंटीना को इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, एंटीना दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, ठीक है ना? है ना? इसमें आपको जो फिर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें जो है देखो आप लेग्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें आपको के। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो बॉडी के जो भी प्रोजेक्टेड पार्ट होते हैं उन्हें हम अपेंडेजेस बोलते हैं। टेंटाकल्स हुए, सीटी हुए, पैरापोडिया हुआ। अभी सीटी कैसा दिखता है हम पढ़ेंगे बेटा, जब एनिलिडा पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसमें कि पैरापोडिया क्या होता है, नेरिस में कैसा दिखाई पड़ता है पैरापोडिया, है ना? सीटी हमें केचुए में कैसा दिखाई पड़ता है, पैरापोडिया नेरिस में होता है, कैसा होता है देखेंगे हम आगे के। एंटीना होते हैं के, लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं के। और ये सब क्या करते हैं बेटा? ये अपेंडेजेस स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए होते हैं। फीडिंग के लिए, भोजन लेने के लिए होते हैं, मूवमेंट करने के लिए होते हैं, सेंसेशन को एंटीना एंटीना क्या होते हैं? वो सेंसस के लिए होते हैं, आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन का पता लगाने के लिए होते हैं वो। ठीक है, चलिए ये तो बात की हमने अपेंडेजेस की। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है E.O. विल्सन, बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कई एनिमल जो आपको, जिनको आप नॉन कॉर्टा कहते हो, आपको लगता है कि कॉर्टा आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कॉर्टा एनिमल में, जैसे हम बात करें कि कॉर्टा जो एनिमल होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि मछलियां हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हुआ, मैमल्स हुआ। लेकिन हम नॉन कॉर्टा, जैसे कि हमने कहा इकाइनोडर्मेटा हुआ, मोलास्का हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ, वर्म्स हुए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? तो वो कहते हैं, जो E.O. विल्सन का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, एग्जाम में पूछा भी गया एक बार, कि नॉन कॉर्टा आर दी लिटिल थिंग्स विच रन दी वर्ल्ड। के वो कहते हैं कि नॉन कॉर्टा भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड और इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। आप एग्जांपल दो उसका, मैं इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा। एंटेमोफिली, इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन। यदि इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो कई सारे प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा।
फिग है, एक इंसेक्ट होता है ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, एक होता है ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, फिग बास बोलते हैं इसको हमके। यदि दुनिया के सारे फिग बास मर जाए ना तो फिग जो है अंजीर, फिग का प्लांट खत्म हो जाएगा। इसमें फिग में केवल और केवल इसी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो मतलब कई सारी क्रॉप तो जो है इस बात पे डिपेंड करती हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं उसका। ऐसी कई घटनाएं हैं इन्वायरमेंट में जिनमें कि नॉन कॉर्टा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी बड़ी संख्या है, बड़ी वैरायटी में होते हैं और इनका बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस है लार्जर ऑर्गेनिज्म पे, इसलिए ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन कहते हैं कि नॉन कॉर्टा वे छोटी चीजें हैं, लिटिल थिंग्स विच रन दी वर्ल्ड, जो दुनिया को चलाती हैं, क्योंकि इनका नंबर, इनकी वैरायटी और इनका जीवित जीवों पर गहरा प्रभाव होता है और ये इकोसिस्टम जो है वो पूरे इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी बेटा याद करना है हमको, नोट कर लेते हैं हम इसको। आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं, पर मेरा मानना यह कि थोड़ा सुन के नोट कर लिया करो, क्या प्रॉब्लम बेटा के क्लास जैसा फील होता है। कई बच्चे बोलते हैं सर आप हमको इसका पीडीएफ दे दो, उसका पीडीएफ दे दो, के ये कर दो। तो भैया ऐसा मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, एक बार बेटा थोड़ा एफर्ट कीजिए, हर जगह कंफर्ट मत देखिए बेटे। आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाइए तो आपकी आंखों पे भी कम प्रेशर पड़ेगा आपको, कि आप पूरे समय मोबाइल नहीं, आपको मैं बोल रहा हूं ना कि नोट करो, तो मतलब आपको कॉपी लेके नोट करना, सुनना है, कान से सुन रहे हो ना, ठीक है, आंख से एक बार देखा फिर नोट कर लिया। जैसे देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी, एक तरफ दो कॉलम आते हैं, एक तरफ टर्म लिखते हैं हम डिस्क्रिप्शन, टर्म एंड डिस्क्रिप्शन के। ओरल का मतलब क्या होता है, ओरल वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, द एंड टुवर्ड्स माउथ, मुंह के तरफ वाला हिस्सा ओरल बोलेंगे। ठीक है, एब ओरल का मतलब क्या होता है, द एंड अपोजिट टू माउथ, माउथ के अपोजिट, मुंह से विपरीत वाला हिस्सा। ठीक है, एंटीरियर का मतलब क्या होता है, हेड की तरफ वाला हिस्सा। पोस्टर का मतलब क्या होता है, टेल की तरफ वाला हिस्सा। एंटीरियर हेड वाला हिस्सा, पोस्टर टेल वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, सिफेलिक का मतलब हेड की तरफ होता है, कॉर्डल का मतलब टेल की तरफ होता है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये अभी यूज करेंगे ना तो हमें वहां पर कई बार एनिमल किंगडम में बेटा आगे बढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम। ठीक है ना, प्रोक्सिमल का मतलब होता है बेटा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के, प्रॉक्सिमल पास वाला हिस्सा, प्रॉक्सिमल, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाला हिस्सा के। तो जहां पर बॉडी का जो बॉडी के शरीर के पास वाला हिस्सा के, शरीर के पास वाला हिस्सा जहां पर वो बॉडी पार्ट जुड़ा होता है उसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं हमके। डिस्टल का मतलब होता है दूर वाला, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास। ठीक है, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। ठीक है, क्लियर। डॉर्सल बताया था हमने, द बैक ऑफ द एनिमल, बैक ऑफ द एनिमल की बात करें हम, अपर पोर्शन की बात करें हमके तो हम क्या बोलते हैं, द बैक ऑफ द एनिमल यूजुअली अपर सरफेस। एक एनिमल है तो इसका ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये डॉर्सल हो गया, अपर पोर्शन, बैक होता है इसका ये, और ये क्या हो गया इसका हिस्सा, ये वेंट्रल हो गया। वेंट्रल इज द बेली पोर्शन, जो पेट वाला। अच्छा ये वाला हिस्सा क्या है मेरा, डॉर्सल या वेंट्रल, ये क्या है, ये है वेंट्रल, बेली तरफ वाला हिस्सा है, और ये है डॉर्सल। ठीक है ना, क्लियर। सुपीरियर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ऊपर, मैंने आपसे कहा कि सुपीरियर का मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, जो पॉइंट बताया गया रेफरेंस पॉइंट से ऊपर वाला, इन्फीरियर उस रेफरेंस पॉइंट से नीचे वाला के। तो अबव द पॉइंट ऑफ रेफरेंस के, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो है वो मेरी आई से, मैंने आपसे कहा कि मेरे आई ऑर्बिट से, ठीक है, सुपीरियर हिस्सा हो गया ये, मतलब मैं इसको आईज को यदि पॉइंट ऑफ रेफरेंस देता हूं तो ये सुपीरियर हिस्सा हो गया और ये इन्फीरियर हिस्सा हो गया। ठीक है ना, क्लियर। इन्फीरियर बिलो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस के। पेक्टोरल का मतलब चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन पेक्टोरल है, और पेल्विक मतलब होता है हिप वाला रीजन होता है। तो पेक्टोरल इज दी चेस्ट रीजन होता है जहां पे हाथ होते हैं हमारे, अब फोरलिम होते हैं के। और पेल्विक क्या होता है बेटा, पेल्विक इज दी हिप रीजन जहां पर कि हमारे हिंड लिम्ब होते हैं, पिछले पैर होते हैं के। तो ये जो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको बेटा याद रखनी है के। ओरल माउथ की तरफ, एबोरल माउथ से अपोजिट, एंटीरियर हेड एंड की तरफ होता है, पोस्टीरियर टेल एंड की तरफ होता है, सिफेलिक हेड की तरफ होता है, कॉर्डल टेल की तरफ होता है, प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बॉडी के पास वाला हिस्सा, डिस्टल दूर वाला हिस्सा, डॉर्सल बैक ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी मतलब अपर सरफेस होता है ये, और वेंट्रल लोअर सरफेस बेली पोर्शन होता है। ठीक है, सुपीरियर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ऊपर वाला पॉइंट, इंफीरियर नीचे वाला पॉइंट। क्यों रिपीट कर रहा हो, ताकि तुम यही याद कर लो, लेक्चर में ही याद किया करो, साथ बोलते जाया करो और लेक्चर में ही याद किया करो। बाद के लिए काम मत छोड़ो दादा, बहुत काम है पढ़ने को, बहुत पढ़ना है। ठीक है, तभी नोट्स बनाएंगे, फिर कल को फेयर करेंगे, परसों याद करेंगे, नहीं, लेक्चर में ही याद करना है आपको। ठीक है,
पेक्टोरल, चेस्ट रीजन और पेल्विक हिप वाला रीजन होता है। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही करेंगे क्योंकि बहुत सारा टर्मिनोलॉजी सीखने का था आज करके। अब नेक्स्ट क्लास से हम बेटा शुरू करेंगे पोरीफेरा के। तो हम अब एक एक करके हम फाइलम लेंगे। हम फाइलम को एक क्लास में ही हम फाइलम पूरा करेंगे। एनसीईआरटी 100% कवर करेंगे, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं आपको कि थोड़ा सा हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बेटा रेंज ऑफ क्वेश्चन को कवर करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे एनिमल किंगडम में। कारण उसके पीछे ये है कि क्योंकि उसके पीछे कारण ये है बेटा कि बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि एक ट्रेंड ऐसा है कि उतना डिटेल में एग्जाम में आ नहीं रहा है और पुराना सिलेबस बहुत डिटेल में था, तो पुराने सिलेबस को हम छोड़ेंगे। इसकी पोरीफेरा के 25 के टाइप जो है वहां नहीं पढ़ेंगे यानी हम जो इनर क्लासिफिकेशन है उसको हम अवॉइड करेंगे भी। ठीक है ना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे उस पर्टिकुलर क्लास का और या ऑर्डर का जिक्र करेंगे हम, बाकी चीजों को हम हटा देंगे, क्योंकि हमको जो है वो कंटेंट नहीं पढ़ना जो एग्जाम में आने का नहीं है। हमें वही पढ़ना जो एग्जाम में आने का है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, वो भी पिछले कुछ सालों के एग्जाम में। ठीक है ना, बहुत पुराना पेपर आप इसमें। अब आपको क्या दिक्कत होगी एनिमल किंगडम में? आपको दिक्कत ये होगा कि आपको बहुत सारे किसी भी एमसीक्यू बुक को आप लगाएंगे तो कई क्वेश्चन जैसे दिनेश के, प्रदीप के, ट्रूमेंस के कई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा। इसमें आपको केवल और केवल जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं डीपीएस में, टेस्ट में, डीपीएस में और अलग से कुछ शीट्स में प्रोवाइड करूंगा, बस वही क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बाकी क्वेश्चन छोड़ देना, बिल्कुल सेफली छोड़ देना, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिवीजन। बेटा बहुत सारा कोर्स हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो रिवीजन पे फोकस कीजिए, साथ में रिवाइज करते हैं, वीकेंड में के पढ़िए उसको, क्योंकि आपको जो है वो सब चीजें, पिछली चीजें याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे आगे पार्ट पीछे से पार्ट पीछे कुछ बन ही नहीं रहा हमको, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए ना। आगे बढ़ेंगे लेकिन पीछे, इसलिए जो आपके अब जो टेस्ट आपके होते हैं उनमें कई बार पोर्शन कवर टिल डेट करके लिखा होता है, तो सब पूछूंगा ऐसा लिखा होता है, समझ गए? तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.